देखिए यहां पर 10th मैथ्स का यहां पर प्रिपरेशन, यानी कि 2 ही दिन में आपको रिवीजन करना है सारी चीजें। क्या कैसे करनी है? मात्र 2 डेज में। कैसे करोगे? वही सबसे पहले आपको ऑल फॉर्मूले आपको कंप्लीट कर लेने हैं। सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेना है मैथ्स के, ऑल फॉर्मूले ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर है? सारे फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास होना चाहिए और पूरा याद रहना चाहिए। देखिए यहां पर जैसे आपके पास ये लिस्ट है, सबसे पहला लिस्ट है ये प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता एक होता है ना। अब जैसे यहाँ पे ये घटना के आने की या होने की प्रायिकता है और ये ना होने की प्रायिकता है, तो प्रायिकता बराबर होता है घटना होने की प्रायिकता और अपन कुल घटना। क्लियर है? अब जैसे एक सिक्का जब उछालेंगे तो एक सिक्के के लिए जो प्रतिदर समष्टि होता है ये 2 होता है, एच और टी। जब 2 सिक्के को उछालते हैं तो 4 होता है, एच एच टी टी, एच टी और टी हेड। यहां पर एच का मतलब होता है हेड यानी कि शीर्ष, और टी का मतलब होता है टेल यानी कि पुच्छ। क्लियर? या पट बोल सकते हैं। इसके बाद में एक पासे को उछालेंगे तो उसके लिए जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 6, मतलब प्रतिदर्श समष्टि जो होती है वो 6 होती है, 1 से लेकर 6 तक होती है। क्लियर है? ये तो हो गया एक घटना के लिए। अगर मान लीजिए 2 सिक्के को 2 पासे को उछाला जाए, यहां पर 2 पासे को उछाला जाए तो वहां 36 घटना निकलती है। वो सबको पता है, 1,1 1,2 ऐसे निकाल सकते हैं। फिर यहां पर बात किया जाए ताश की गड्डी में, तो ताश की गड्डी में कुल मिलाकर 52 पत्ता होता है। एक 13 पत्ता पान का, 13 पत्ता जो है चीड़ का, 13 पत्ता हुकुम का, 13 पत्ता ईंट का होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, पाई चिहू। वैसे ये सबको याद भी है, मैंने याद करवाया था, पाई चिहू यानी कि 13 पान का, 13 ईंट का, 13 चीड़ का, 13 हुकुम का। फिर इन सबके पास में 3 गुलाम, मतलब इन सबके पास में गुलाम बादशाह बेगम 3 पत्ता फिक्स है, सबके पास होता है। बाकी इक्का दुक्का तिक्की है ना, चौकी पंजी षष्ठी सप्ती अट्ठी और यहाँ नहिला, फिर दहिला, इस तरह से होता है। ओके, क्लियर है? फिर यहाँ समांतर माध्य के लिए जो नॉर्मल कंडीशन होता है, कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या। बाकी समांतर माध्य निकालने का 3 तरीका है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि के अनुसार ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई होता है ना। अब ये एफ आई एक्स आई सबको पता ही है। देखिए ये क्लास उन्हीं के लिए है जो बच्चे पढ़े हैं हाई स्कूल का। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप भाग जाइए। ठीक है, यहां देखिए कल्पित विधि क्या होता है, तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। यहाँ a कल्पित मान है और अगर x में से हम a को माइनस कर देंगे तो ये डी आई निकलता चला जाएगा। क्लियर है? इस तरह से यहां पर यहां दिया भी गया डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई वही है ना, x में से a को निकाल दो। अच्छा, a कल्पित मान x के ही पद में से चुनते हैं। पग विचलन विधि में होता है a प्लस एच और यहां मल्टीप्लाई ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई, जहां पर यू आई निकलता है डी अपान एच से, और डी का मान प्राप्त करेंगे एक्स आई माइनस ए अपान एच से। ओके, अब यहां पर देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। माध्यिका बराबर होता है, क्या होता है, अब देखो माध्यिका, ये तो बहुलक बराबर है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बाकी माध्यिका के लिए कंडीशन क्या है, अगर दिया गया संख्या सम संख्या के रूप में है, दी गई संख्या किस रूप में है, सम संख्या के रूप में है, तब उस सिचुएशन में माध्यिका बराबर होता है n/2वें पद का मान, है ना। और फिर प्लस में n, ये आप देख सकते हैं यहां पर सम संख्या है तो सम संख्या के लिए होता है n/2वें पद का मान, और यहां प्लस n/2 प्लस 1 एक और है ना, वे पद का मान, और अपान में 2 होता है, चाहे अपान में 2 करो या यहां 1/2 कर दो। ठीक है, विषम संख्या के लिए क्या होता है, n प्लस 1 अपान 2 पद का मान। लेकिन ये तभी ये अप्लाई होता है जब दिया गया संख्या आरोही या अवरोही क्रम में लिखा गया हो, तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद। बाकी अगर जैसे वर्गीकृत आंकड़े हैं तब की सिचुएशन में आपको यह सूत्र लगाना होगा, l प्लस, एक मिनट ये है, सॉरी भाई, यहां पर आपको यह सूत्र लगाना होगा, और यहां सूत्र ये आपको लगाना होगा, यहां पर ये L रहेगा। ओके बच्चा,
तब की सिचुएशन में आपका ये सूत्र रहेगा। यहां पर एल, एल का मतलब निम्न सीमा, एल प्लस एच और ब्रैकेट में एन बाई टू। अच्छा यहां पर जो एन है ना, यहां एन का मतलब है सिग्मा एफ, याद रखना, यहां पर एन का मतलब है सिग्मा एफ, तो एन बाई टू माइनस सी एफ मतलब संचयी बारंबारता और अपान में एफ होगा। क्लियर? आप इस पर क्वेश्चन लगाए होंगे तो ये चीज दिमाग में आ भी रहा होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे। क्लियर? और एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, ठीक है, कितने का डिफरेंस चल रहा है, कितने वर्ग का अंतर है, वर्ग में कितने नंबर का अंतर है। क्लियर है? ये चीज होता है। अच्छा बहुलक जो बराबर होता है, यही सेम बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस यहां पर एफ वन माइनस एफ जीरो, क्या होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच होता है। अब ये चीज आप तभी रिलेट कर पाओगे माइंड में जब आप इस पर क्वेश्चन लगाए होंगे तभी, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप रिलेट। ओके, अब वास्तविक संख्या को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या की कंडीशन दो चीज होती है, परमेय संख्या या तो शांत होगा या शांत होने के साथ में आवर्ती होगा, है ना, या दूसरा क्या होगा शांत होगा और अनावर्ती होगा। क्लियर है? लेकिन अपरमेय संख्या में दोनों अशांत भी होगा अनावर्ती होगा। देखिए अशांत अनावर्ती ये नहीं कंडीशन, एक ही कंडीशन रहती है, एक तो वो शांत नहीं होगा दूसरा नंबर कभी खत्म नहीं होगा, एक तो शांत नहीं होगा दूसरा नंबर कभी खत्म नहीं होगा, अशांत अनावर्ती, और इसमें एक एक गायब रहेगा। जैसे ऐसे समझ लो आप, अशांत अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहां पर कंडीशन या तो रिपीटिंग रहेगा लेकिन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये चीज आता है यहां पर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यहां पर जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग, अब इसको मैं कैसे समझाऊं, जैसे मैं 2.3 में कह दे रहा हूं, तो 2.3 क्या है, ये टर्मिनेटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग, मतलब शांत और अनावर्ती, शांत और अनावर्ती, शांत और, लेकिन मैं कहता हूं 2.3333333, तो ये क्या है, हाँ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अभी ये ऐसे समझो इसको एग्जांपल से, यहां 2.1875321, क्या ये कौन सी अपरमेय है कि परमेय है, ये अपरमेय, क्यों, क्योंकि यहां रिपीट नहीं हो रहा है। अगर यहां मान लो दो तीन संख्या रिपीट होना शुरू होता तब ये परमेय संख्या में आ जाता। क्लियर है? बाकी संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होते हैं, भाज्य संख्या जो कि अपने आप से या तो 1 से कटती हैं, सहभाज्य संख्या जिनका मासा 1 होता है ना, सहभाज्य संख्या नहीं होता, सहभाज्य संख्या जिनका मासा 1 होता है, प्राकृतिक संख्या, गिनतिक संख्या जो कि 1 से शुरू होती है, सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो कि 2 से ना कटे, परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जो कि किसी संख्या की वर्ग में हो, पूर्ण घन संख्या जो कि किसी संख्या के घन में हो। अब यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, जहां पर ये वही सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये तुम्हारा भाज्य है और ये तुम्हारा भाजक है, ये क्या है भागफल है और ये है शेषफल। यहां पर आप देख सकते हैं ये बीच वाला भाज्य होता है, ये वाला भाजक होता है, ये वाला जो है भागफल होता है, ये वाला शेषफल होता है। हाँ यहां पर एक कंडीशन याद रखना है कि शेषफल का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, बाकी बहुपद की बात किया जाए तो पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, है ना, इसके बाद में बहुपदी बहुपद आता है, फिर शून्य बहुपद आता है, अगर अचर पद हो उसको अचर पद भी कह सकते हैं, और घात के आधार पर जैसे एक घातीय बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, द्विघातीय बहुपद यानी कि बाइक्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्घातीय बहुपद, इस तरह से होते हैं। ठीक है, बाकी अगर बहुपद के व्यापक रूप की बात किया जाए, देखो बहुपद के व्यापक रूप में कई कंडीशन आती है, वो होता क्या है, जैसे अगर रैखिक बहुपद है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, है ना, अगर वो द्विघात बहुपद है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में रहेगा। ये किस
कैसा है ये द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस में d रहेगा। चतुर्घातीय बहुपद है तो इसी तरह से घाते चेंज हो जाएंगे। अभी बोलो समझो, वैसे अभी आपको यहीं से काम चलाना है। बोलो क्लियर है। अब जैसे द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, तो द्विघात बहुपद रूप के व्यापक रूप के बेस पर अगर इसके मूल की बात किया जाए, यानी द्विघात बहुपद के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। अब बी क्या एक्स का गुणांक है और ए क्या है x² का गुणांक है, और मूलों का गुणनफल होता है सी अपान ए। द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। बराबर 0 हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं हुआ, ये द्विघात समीकरण हो गया। क्लियर है। अगर यहां बराबर आप 0 कर दे रहे हो तब ये बदल जाएगा द्विघात समीकरण में। क्लियर है। अब त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। त्रिघात बहुपद रूप के बेस पर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपान ए। अब यहां b का मतलब है x² का गुणांक, a का मतलब है, a का मतलब क्या है x³ का गुणांक, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है क्या होता है माइनस डी अपान ए होता है। क्या होता है माइनस डी अपान ए होता है। यहां पर देखिए, अब जैसे इन्हीं दो में कंफ्यूजन हो जाता है ना। मूलों का गुणनफल होगा माइनस बी अपान ए, और सॉरी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा माइनस डी अपान ए। डी का मतलब अचर पद, ठीक है। लेकिन अगर मूलों का गुणनफल वो भी एडिशन के बेस पर देखा जाए, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा और प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर होगा सी अपान ए होगा। ये ध्यान देना। ओके। त्रिघात बहुपद बनाने का जो सूत्र है या त्रिघात समीकरण बनाने का सूत्र है वो क्या है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, x² और प्लस अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा, ओके, और प्लस गामा है ना, गामा इंटू अल्फा, और यहां x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहां मल्टीप्लाई रहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ओके, बराबर होगा 0। ये त्रिघात समीकरण बनाने का सूत्र है। क्लियर है। अब थोड़ा सा यही कंफ्यूजन हो जाता है, इसको दिमाग में सेट कर लो। अब यहां देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। दो चर का मतलब जैसे एक x एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब चूंकि दो चर होने के लिए a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब पूछो क्यों? अगर a और b में से किसी का मान 0 हो जाएगा तब दो चर नहीं रहेगा, तब तो एक ही चर बचेगा। ये कंडीशन याद रखना। अच्छा, c का मान आप 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस इतना कंडीशन है कि a और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण ये होते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है। अच्छा, यहां से एक कंडीशन आप और ये निकाल सकते हो, a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन भाई 0 तो नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो विध से हल करते हैं। मतलब इस तरह का अगर रैखिक समीकरण युग्म हो, ध्यान देना यहां पर, यहां से कहानी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लिखा नहीं गया, मैं बोल दे रहा हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को अगर हल करना हो, है ना, जैसे एक ये समीकरण हो गया, एक और हो, ठीक है, जैसे ये a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, और यहां पर एक समीकरण और लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0। अगर इस तरह के दो समीकरण को हल करना है और x या y का मान निकालना है तब वहां दो विधि है, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि, और वह जो गुणन विधि भी होता है। विलोपन विधि में क्या होता है, x या y का मान निकालकर दूसरे वाले समीकरण में रख दिया जाता है। नहीं, सॉरी, ये प्रतिस्थापन विधि में होता है। प्रतिस्थापन स्थापना कर दिया जाता है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, x या y का मान निकालकर किसी दूसरे वाले समीकरण में रख दिया जाता है, मान निकल आता है। विलोपन विधि में क्या होता है, x या y का गुणांक बराबर करने के लिए
हम गुणा करते हैं समीकरण में, इससे x या y का गुणांक बराबर हो जाता है, तो समीकरण 1 2 से मान निकाल लिया जाता है। क्लियर है? बाकी वज्र गुणनखंड विधि होती है, जब आप इस पर क्वेश्चन लगाओगे तो सारी चीजें क्लियर है। क्लियर है? अभी मैंने शुरुआत में बताया था, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो आप भाग जाइए, तुरंत भाग जाइए, नहीं तो गाली देंगे मुझे। देखिए, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है ए और a प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस यहाँ 2d है, ये सब पैदा कहां से होगा मैं बता दे रहा हूं, a प्लस एन माइनस 1 डी से होगा। अगर पूछ ले कोई समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, तो आप कर दो a प्लस 10 माइनस 1 डी, यानी कि एक कम करके बताना, तो a प्लस 9 डी। 8वां पद क्या होगा, a प्लस 7 डी, ये बता देना। क्लियर है ना इतना? अब यहां पर वैसे समांतर श्रेणी के शुरू से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद का जो तरीका होता है वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना? क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। श्रेणी वैसे दो तरह की होती है, एक परिमित और एक अपरिमित। क्लियर है? परिमित का मतलब जो सीमित रहे, अपरिमित का मतलब जो असीमित रहे, अनलिमिटेड। अच्छा, यहां पर ये वाला जो है आप इसको एल भी मान सकते हो, ध्यान देना, इसको आप टीएन भी लिख सकते हो, इसको आप एल भी लिख सकते हो। ठीक है? तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और या ए एन बराबर या टी एन। हाँ, ये वाला ध्यान देना बच्चा, ये होता क्या है, अंत से एनवा पद है। ये क्या है, अंत से एनवा पद है। अंत से एनवा पद निकालने का तरीका होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। याद रहेगा ना? ये अंत से एनवा पद निकालने का तरीका क्या है, एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, और शुरू से प्रारंभ से एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही दोनों में अंतर है। क्लियर है? फिर यहां पर एन पदों का योग जो होता है एस एन, और एस एन बराबर होता है, क्या होता है, एन बाई 2, और यहां 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो, एस एन बराबर एन बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस एल, एल का मान वही, अगर a प्लस एन माइनस 1 डी रख देंगे तो a मिलकर 2a हो जाएगा, तो चाहे ये चाहे ये। ठीक है? फिर एक रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन यानी कि एनवा पद और एन पदों के योग के बीच में एक रिलेशन होता है कि एनवा पद निकालने का जो तरीका है, एन पदों का योग और फिर एन माइनस 1 पदों का योग। पहले एन पदों का योग, उसमें माइनस कर देना है एन माइनस 1 पदों का योग, तो इससे आपका एनवा पद निकल जाएगा। क्लियर? इस पर जब क्वेश्चन लगाओगे तो काफी अच्छे से क्लियर हो चुका हो। वैसे आप लगाए भी होगे, ऐसा तो है नहीं कि साल भर हो गया आप सवाल ही ना लगाए हो इस पर। आगे देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित, जैसे घनाभ के लिए बात किया जाए तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2, और ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल होता है ना? ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। लेकिन अगर घनाभ के, ठीक है, घनाभ के देखो यहां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे ये बोला जाए और चाहे बोला जाए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, दोनों का यही सूत्र होगा। ठीक है? लेकिन अगर कह दिया जाए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने क्या बोला, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अंतर है, ध्यान देना। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तब वहां पर उस सिचुएशन में क्या होता है बच्चा, ये वाला हट जाता है, यानी कि एच एल को हटा दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट भाई, किसको हटाया जाता है, ये किसको हटा दिया जाता है, जैसे अगर चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो शुरुआत वाला निकाल दिया जाता है। आप इसको याद कर दो कि लबी को हटा दिया जाता है, ठीक है, एलबी को हटा दिया जाता है, तब यहां पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में बी एच और प्लस एच एल बचेगा, है ना? फिर यहां अगेन अगर हम एच कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, बी प्लस एल या जो है एल प्लस बी, मतलब लबी को हटाया गया, लबी प्लस में आ जाता है अंदर में और एच ऊंचाई पर भाग जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? ये चीज आपको याद रखना होगा दिमाग में।
घनाभ का जो विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, वो भी स्क्वायर रूट के साथ में होता है। अब घन की बात किया जाए तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, लेकिन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल नहीं, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर होता है। ओके, और घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है √3 इंटू ए। घन का विकर्ण क्या होगा √3 इंटू ए या √3 गुणे भुजा। फिर यहां पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, गोले का चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन खोखले गोले की बात किया जाए तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, और यहां बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या का घन माइनस आंतरिक त्रिज्या का घन। ओके, अर्धगोले के लिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान देना, एक मिनट बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। लंबवृत्तीय बेलन की बात किया जाए तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जहां पर अगर 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहां पर बच जाएगा एच प्लस आर हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए खोखले बेलन, खोखले बेलन का आयतन होता है पाई, और यहां पर आर स्क्वायर मतलब बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर एक ब्रैकेट में और इनटू एच होता है। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच, मतलब समझे खोखले बेलन के केस में कैपिटल आर और स्मॉल आर लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा से वैसे इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता लेकिन बनता भी है, तो थोड़ा सा ध्यान दो भाई, एक दो पॉइंट आपको पढ़ना होगा। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई और ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच और ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच होता है। ठीक है बच्चा, नहीं तो ये कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए यहां पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच, और यहां पर होता है कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है, जहां पर जब एल का मान निकालना होगा तो इस तरीके से निकालिएगा, या एल बराबर आप सीधा इसको भेज दोगे तो स्क्वायर रूट में आर का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इससे आप निकाल सकते हैं। ओके, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप इसको अलग भी बना सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर आ जाएगा। ओके, आगे यहां पर अब त्रिकोणमिति की बात करें तो यहां पर भाई एक लाल बटे का साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और इधर टेन का उल्टा होता है कॉट। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसी तरह कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, टेन बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर आधार बटे लंब। बस यही चीज होगा, यहाँ सारी चीजें दी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको जैसे साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब ये पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। ओके, अब यहां पर समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तीन मेन सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको मैंने सेक्टिव वाली कहानी बताई थी, है ना। फिर इसके बाद में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहां से अगेन आप दो फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यहां पर एक आप ये कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सेम यहां भी आप कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और बाकी एक बन जाएगा, अभी बना सकते हैं ना। फिर यहां पर आपको मान याद रखना होगा। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होगा, साइन 0 अंश का मान 0 होगा, कॉस 0 अंश का मान 1 होगा और टेन 0 अंश का मान 0 होगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। देखिए यहां पर साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। कॉस 0 अंश का मान 1 होगा, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होगा और कॉस 45 अंश का मान होगा, 1 मिनट बच्चा, कॉस 45 अंश का मान होगा 1/√2 होगा। कॉस 60 अंश का मान होगा 1/2, कॉस 90 अंश का मान होगा 0। ओके, टेन 0 अंश का मान होगा 0, टेन 30 अंश का मान होगा 1/√3, टेन 45 अंश का मान होगा 1, टेन 60 अंश का मान होगा √3 और टेन 90 अंश का मान होगा अनंत। वैसे इतना तो सबको वैसे भी याद हो जाना चाहिए। चलिए यहां पर ASTC रूल है। पहले में जैसे यहां पर 0 से 90 तक रहता है, 90 से 180, फिर 180 270, 270 से 360। 4 भाग में ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रहता है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव रहता है ना, ऑल पॉजिटिव। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, केवल 2, है ना। इसलिए सीन से याद आएगा, साइन वाला बात हो रहा है। इसके बाद में तृतीय में टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा, है ना। और यहां पर चतुर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। अच्छा यहां पर एक चीज, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इसके लिए चेंज हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। लेकिन 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 अंश प्लस माइनस थीटा के लिए नहीं बदलता। साइन साइन में, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में, कॉट कॉट में। क्लियर है, समझे। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पूरा ये चीजें हुआ है। जैसे यहां पर कोई मान लिखना है, मान लो जैसे मैं कह दूं, आप निकालिए कॉस 120 अंश का मान निकालिए, कॉस 120 अंश का मान निकालिए। तब आप दिमाग लगाओ, कॉस 120 अंश को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30 अंश। क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30 अंश। अब 90 प्लस में गया तो एक चीज देखो, यहां पर जो था 90 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस के लिए साइन होगा कॉस, कॉस होगा साइन, सेक होगा कॉसेक, कॉसेक होगा सेक, टेन होगा कॉट, कॉट होगा टेन। तो यानी कि कॉस है तो कॉस चला गया साइन में, और बाकी कुछ मत देखो। कॉस किस में चला गया, साइन में चला गया। अब साइन में गया, अब साइन प्लस लगाएं कि माइनस, तो यहां ऑल सीन देखो, साइन और कॉसेक प्लस में रहेगा द्वितीय में। वैसे ये द्वितीय में देखो, 90 से जब ज्यादा हो तब द्वितीय में चला गया ना, तो ये तो बताया गया 90 से ज्यादा जब हो, 90 प्लस फॉर्म में हो तब द्वितीय में रहता है, और द्वितीय में साइन और कॉसेक प्लस में रहेगा। तो यहां साइन किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और यहां थीटा की जगह 30 है, लिख दिया गया। क्लियर, तो साइन 30 अंश का मान 1/2, तो मतलब कॉस 120 अंश का भी मान 1/2 होता है। 90 के बाद में रिपीट होने लगता है, सुनो ध्यान से, 90 के बाद में मान जो होता है रिपीट होने लगता है, एक से ज्यादा मान कभी नहीं होता है, 90 के बाद में रिपीट होने लगता है। दूसरा इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 अंश माइनस 60 अंश, ये भी तो लिख सकते हैं ना। अब आपने ये देखा तो आप करो यार, कॉस 180 प्लस माइनस। अब 180 प्लस माइनस वाले के केस में देखो, 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस के लिए नहीं चेंज होता है, तो मतलब यहां नहीं चेंज होगा। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा, और थीटा की जगह 60 अंश से लिख दिए। अब यहां देखना है प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहां देखो कॉस आया, ठीक है, 180 से कम है,
कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय में है। तो द्वितीय में कौन प्लस होगा? साइन और कॉसेक प्लस होगा, कॉस नहीं कॉसेक प्लस में होगा। इसका मतलब अब यहां पर देखिए, तो यहां पर कॉसेक तो है नहीं, साइन तो है नहीं, तो ये क्या होगा? माइनस में होगा। भाई कॉस का कॉस में गया, ये माइनस का होगा। यहां -1/2 आया। अब यहां पर दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यहां चेक करते हैं, देखो यहां कॉस किस में जा रहा है? साइन में जा रहा है, यानी कि कॉस गया ना, कौन गया? कॉस गया ना कि साइन गया कॉस में। तो कॉस ये द्वितीय में, क्या द्वितीय में कॉस प्लस होना चाहिए? द्वितीय में कॉसेक प्लस होना चाहिए ना। यानी कि भले कॉस का साइन हो गया, भले ही कॉस का साइन हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? यहां पर माइनस का। माइनस क्यों लगा? क्योंकि कॉस नहीं चेंज होगा। अब एक चीज यहां से ये क्लियर हो गया कि जो रहेगा इसी के आधार पर हम पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे। समझे? मानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में है, लेकिन द्वितीय में साइन और कॉसेक प्लस में रहता है, ना ये साइन है ना ये कॉसेक है। तो मानते हैं कॉस का चला गया साइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो ना तो साइन है ना तो कॉसेक है, तो मतलब ये चिन्ह कहां जाएगा? माइनस का ही जाएगा ना। अब ये है -1/2 और इसका मान -1/2। अब ये समझ में आया? पहले से चेंज करना ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ओके, देखो यहां पर जैसे एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन यहां पर मान लीजिए और लिख दिया जाए कॉसेक 315 अंश। अब यहां पर आपको ब्रेक करना है। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक, ध्यान से समझना, 270 अंश -45 अंश। क्या आएगा? 225। बोलो, आएगा? एक ये लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 180 अंश और +45, वही सेम आएगा। ऐसे आपको ब्रेक करना है। सेम इसको जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक 360 अंश -45 अंश, ये लिख सकते हैं कि नहीं? और दूसरा क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 270 अंश और प्लस में, अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है। 270 में क्या प्लस कर दें तो 5 में से 0 गया 5, है ना, और यहां पर 11 है ना, 11 में से 7 गया 4, यानी कि 45। ये चीज आपको दिमाग लगाना। अब क्या करना है? जैसे आप ब्रेक कर लोगे, ब्रेक दो तरीके से किया जा सकता है। बोलो, क्लियर हुआ? फिर यहां सबसे पहले आप चिन्ह का डिसाइड कर लेना। सबसे पहला काम आप चिन्ह का डिसाइड करना, साइन का। अभी यहां पर देखो, ये कौन से चतुर्थांश में है? 270 माइनस है, यानी कि तृतीय में है। तृतीय में ऑल सी द काउ, टेन और कॉट प्लस में होगा। ये ना तो टेन है ना ही कॉट है, मतलब यहां माइनस होगा। बोलो, क्लियर है? ये किस में है? 180 प्लस, ये भी तृतीय में है ना, तो ना तो टेन है ना तो कॉट, क्योंकि तृतीय में टेन और कॉट प्लस में होगा, तो ये भी माइनस में रहेगा। क्लियर? पहले चिन्ह का डिसीजन करो। फिर यहां देखो 270 प्लस माइनस है, तो कॉसेक का सेक होगा। भाई यही तो था, 90 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस के लिए कॉसेक सेक, सेक कॉसेक में, तो यहां पर हो गया सेक, और थीटा की जगह 45 अंश रख दो। यहां कॉसेक, ध्यान से समझो, कॉसेक 180 प्लस माइनस की फॉर्म में, तो 180 प्लस माइनस वाला नहीं चेंज होता है, सेम उसी में कॉसेक कॉसेक में ही। ठीक है, तो क्या कर दो इसको? कॉसेक 45 अंश। बोलो, समझ में आया? अब सेक 45 अंश का मान √2 माइनस के साथ लगा दो। कॉसेक 45 अंश का भी मान √2 होता है, माइनस के साथ लगा दो। बोलो, क्लियर है? सेम यहां पर कॉसेक 360 माइनस है, किसमें है? 360 माइनस है, तो 360 माइनस मतलब चौथे में है, तो चौथे में है, और चौथे में कॉस और सेक प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में। अब बताओ, ना ये कॉस है ना ये सेक है, तो ये किस में रहेगा? माइनस में। 360 प्लस माइनस वाला सेम उसी में चला जाएगा, मतलब कॉसेक का कॉसेक में ही, कॉसेक 45 अंश। समझ पा रहे हैं ना? सेम यहां 270 प्लस माइनस वाला है, तो यहां सबसे पहले चिन्ह 270 प्लस, यानी कि चौथे में है, ना ही ये कॉट है, अरे चौथे में कॉस और सेक प्लस, ना ही ये कॉस है ना ही सेक है, ये कॉसेक है, तो मतलब माइनस रहेगा। कॉसेक जाएगा सेक में,
क्योंकि भाई देखो 270 प्लस माइनस के लिए सेक कॉसेक कॉसेक सेक में, तो क्या हुआ ये कॉसेक 45 अंश हुआ कि नहीं, दोनों का मान क्या होगा माइनस के साथ में रूट 2, भाई वही सेम माइनस के साथ रूट 2। अरे सॉरी सॉरी बच्चा, कोई बात नहीं, सेक 45 अंश का भी मान यही होगा। बोलो समझ में आया? इस तरह से आपको लगाना है, बाकी इसको डिटेल से पढ़ोगे तब क्लियर होगा। अभी ये तो शॉर्ट में एक बार मैंने एग्जांपल बता दिया। ओके, अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा अपान 360 अंश और इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। अगर यहां पर ये थीटा, अगर यहां पर जैसे अभी ये थीटा, ये इसका मतलब लघु त्रिज्य खंड पूछ रहा है। अगर ये दीर्घ त्रिज्य खंड पूछता तब क्या कहते, 360 माइनस थीटा। भाई सारे में से ये वाला निकाल देते, तब हमारा लघु निकल जाता। बस ये तो क्या दिक्कत। वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 अंश पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर होगा। एक याद रखो, सब पर अप्लाई होगा। ओके, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा अपान 360 अंश इंटू 2 पाई आर। अच्छा, ये स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा पीटी स्क्वायर बराबर होगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी। ओके, याद रखना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये रहेगा स्क्वायर रूट में। क्लियर? अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 होगा। ओके, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान में m1 प्लस m2। अगर मान लो बाह्य विभाजन करे तो प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस। क्वेश्चन लगाए होंगे तो क्लियर हुआ होगा ये। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले ये समझो, इतना समझो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 अपान 2 x1, और यहां ब्रैकेट में देखिए यहां पर ये वाला सूत्र याद करिए, और याद करना बहुत आसान होता है, परेशान मत होइए। जैसे मान लेते हैं त्रिभुज है, ये ए शीर्ष है, ये बी है, ये सी है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत उसमें, या इसको बी इसको मान लो, सी इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसका जो मन करे वो मान लो। तो ए का मान लो x1 कॉमा y1 है, बी का क्या है x2 कॉमा y2 है, सी का निर्देशांक क्या है x3 कॉमा y3 है। क्लियर है? अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 अपान 2 फिर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, एक स्टेप हो गया, एक चक्कर लग गया, समझ में आया? फिर में प्लस में x2, अब छोड़ दो x2, फिर यहां y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस फिर अब यहां का भी हो गया, यहां का क्या लो x3 फिर y3 माइनस y1, यही तो किया गया है। अरे सॉरी x3 y1 माइनस y2, यहां पर देखिए 1 अपान 2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 एक ब्रैकेट में प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये ना समझ में आए तो इससे भी आसान तरीका मैं कर दे रहा हूं, वो क्या है 1 अपान 2 है ना, गोइयां सहेली लेते हुए। ओके, x1 y2, मैंने क्या बोला x1 y2 प्लस में x2 y3 एक ज्यादा प्लस में x3, तो अब क्या लेंगे y1, ठीक है, ये प्लस के साथ हो गया। अब यहां फिर माइनस लगाओ, अब माइनस उल्टा कर दो y1 x2, समझ पा रहे हैं, y1 x2 फिर प्लस y2 x3 फिर प्लस y3 x1। अब चेक कर लो, ये आराम से मिल जाएगा, ये समझ में आया? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर यहां माइनस और ब्रैकेट बंद कर दो, अब उल्टा कर दो y1 x2, अभी तक हम x1 y2 कर रहे थे, अब उल्टा कर दो y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, या आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो x2 y1, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बोलो समझ में आया? इतना क्लियर है? अच्छा, संरेख होने के लिए अगर संरेख बिंदु दिखाना है तो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देना है।
है ना। त्रिभुज का केंद्रक जो होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 अपान 2 और x बराबर ये होगा, y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2 अपान में 2 होगा। ओके, अब देखिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसके लिए विविध कर डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां तीन कंडीशन, अगर डी का मान, डी का मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखना, अगर डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ रहा है सॉल्व करने पर, तो दो वास्तविक मूल होंगे समान होंगे। आप बोल सकते हैं दो वास्तविक बराबर मूल या दो वास्तविक समान या दो समान वास्तविक मूल। अगर d का मान ज्यादा आ जा रहा है 0 से, तब दो वास्तविक मूल होंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी असमान रहेगी। अगर d का मान कम आ जाता है, माइनस में आ जाता है, 0 से कम आ जाता है मतलब माइनस में आ जाता है, तब काल्पनिक मूल होंगे। और काल्पनिक मूल की स्थिति में हम श्रीधराचार्य सूत्र से वो निकालते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अब द्विघात के लिए जो परवलयकार होता है, द्विघात समीकरण के लिए, जैसे यहां ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहां पर कंडीशन ये कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये तो द्विघात समीकरण की हो गई कंडीशन। तो इसके लिए अगर ग्राफ खींचा जाए, क्या खींचा जाए ग्राफ, तो ग्राफ ऊपर की ओर खुला हुआ होगा या जो नीचे की ओर खुला हुआ होगा, बस यही कंडीशन है ना। द्विघात समीकरण के लिए जो ग्राफ होगा या तो ऊपर की ओर खुला हुआ होगा, ऐसे दे दिया जाता है क्वेश्चन, बताइए कौन सा द्विघात समीकरण है, ये है, क्या ये है, ये भी है, दो बिंदु पर दो मूल है ना, क्या ये है, नहीं है, 3 पर है। क्लियर है, अब ये क्वेश्चन करोगे तब क्लियर है। या तो नीचे की ओर खुला हुआ होगा, इसे परवलय बोलते हैं। ओके, क्लियर है।